क्लास है और आज हम पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने क्या किया था? कल हमने आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप्स पढ़े थे। आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड के कल हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था क्या? अध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड हमने पढ़ा था क्या? ध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था? थर्ड हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये हमारे 3 टाइप्स थे। आणविक ठोस क्या थे? आणविक ठोस वो थे जिनके अंदर जो कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो अणु की फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। मॉलिक्यूल जैसे O2, N2, Cl2, Br2, I2, F2, CO2, ये सारे के सारे क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो जिनके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो अवयवी कण है वो अणुओं के रूप में होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आणविक ठोस। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने इनके 3 टाइप्स पढ़े, जिसमें मैंने बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 चीजें हैं। पहला कि उसमें बॉन्ड किस टाइप का प्रेजेंट है, और दूसरा कि उसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या क्या है। एग्जाम्पल के बेस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने बताया था कि इसमें कौन सा होता है? इसमें होता है लंदन फोर्स। कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है इसमें? लंदन फोर्स होता है, या क्या बोलते हैं उसको? वीक डिस्पर्जन फोर्स। वीक डिस्पर्जन फोर्स, दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल के नाम से इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल था इसके अंदर। इसके एग्जांपल्स क्या थे? इसके एग्जांपल्स थे H2, Cl2, I2, N2, O2, F2, CO2, CCl4 और जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं वो कहाँ आएंगी? इनर्ट गैसेस के अंदर क्या क्या आता है? जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो जितनी भी क्या है? अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसेस हैं, वो सारी की सारी इसमें आती है। बट हमें यहाँ लिखना पड़ता है लो टेम्परेचर पर। ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो फोर्स होता है वो मैंने बताया था बहुत ज्यादा वीक फोर्स है, दुर्बल वॉन डेर वाल बल है। तो वीक फोर्स है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और ये सॉलिड किस में चेंज हो जाएंगे? लिक्विड या गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएंगे। तो ये याद रखना कि ये लो टेम्परेचर पर ही क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, हाई कर दिया जाता है, तो ये फोर्स टूट जाते हैं, और ये जो स्टेट होती है वो सॉलिड से लिक्विड या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने इसका एग्जांपल बताया था कि इसमें कौन सा बल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण बल या क्या था? डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ये वाला जो बॉन्ड होता है वो इसके कंपैरिजन में, इस वाले फोर्स के कंपैरिजन में ये वाला जो होता है वो क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक है। तो ये जो है वो सबसे कम टेम्परेचर पे टूटेगा। इसके लिए थोड़ा सा अगर टेम्परेचर हम क्या रखें, ज्यादा भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने को तो यही होता है कि दोनों वैसे वीक फोर्सेस है, ये भी वीक फोर्स है, वो भी वीक फोर्स है। ये भी टेम्परेचर देने पे टूट जाएगा, ये भी टेम्परेचर देने पे टूट जाएगा, पर ये वाला सबसे जल्दी टूटेगा और इसको टूटने में थोड़ा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। समझ आ गई बात? इसके एग्जांपल्स क्या थे? SO2। ठीक है। SO2 के अलावा क्या था? NF3। याद रखना NH3 तो आएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड में, NF3 आएगा इसके अंदर। ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म CHCl3 हो गया। ये एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। HCl हो गया। ये सारे के सारे
एल्केन हो गया, ये सब किसमें आते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर आते हैं, यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डेड की, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड में मैंने बताया था एक स्पेशल टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर हमसे पूछा जाए इन तीनों में सबसे मजबूत कौन सा है, तो इन तीनों में सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या थे, NH3, मैंने बताया था जब हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, फोन के साथ जोड़ा जाता है, फोन यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा HF, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो H2O और नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो NH3। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये याद रखना है, इसको देखने में लगता नहीं है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, पर CH3COOH जिसकी स्ट्रक्चर मैंने ये बताई थी क्या होती है, CH3C डबल बॉन्ड OOH, उसके बाद इधर ले लेंगे CH3C डबल बॉन्ड OOH। एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो इस तरीके से आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, डायमर बना लेते हैं, यानी कि द्विलक बना लेते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारा आणविक ठोस है, सबसे वीक फोर्स ये है, उससे ज्यादा मजबूत ये है, और सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इनके एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं, मैं बार बार बता देती हूँ कि क्वेश्चन एग्जांपल्स के ऊपर ही पूछा जाएगा। एग्जांपल देगा और बोलेगा कि बताओ किस टाइप का सॉलिड है, तो ये हमें एग्जांपल देके बताना पड़ेगा। एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, आयनिक ठोस की। आयनिक ठोस के अंदर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि जिसमें आयन होंगे, तो इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के अंदर क्या पाए जाते हैं, जो अवयवी कण होते हैं यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल जैसे NaCl, Na+Cl- KCl, KBr, MgCl2, AlCl3, Al2SO4 की थ्राइस, मतलब जिसमें भी आयन आएंगे। अब हमें पता है इसमें Na+Cl- है, इसमें K+Cl- है, इसमें K+Br- है, इसमें क्या है, इसमें Mg+2 है और 2 Cl- है, इसमें क्या है, इसमें Al+3 है और 3 Cl- है, इसमें 2 Al+3 है और SO4- 2 कितने हैं, ये 3 है, ये 3 है और ये कितने हैं, ये 2 हैं। क्लियर, समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। अब देखो आयन है तो उनके बीच में फोर्स कौन सा होगा, इनके बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स, वो कौन सा होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिकल अट्रैक्शन फोर्स या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इसके अंदर पाया जाता है, जो कि सबसे मजबूत आकर्षण बल है। इसीलिए हमने देखा होगा कि आयनिक यौगिकों के क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इसके अलावा इसको एक और बल के नाम से जाना जा सकता है, कौन सा बल, कूलाम बल। कूलाम फोर्स जो है उस नाम से भी इसको जाना जा सकता है। फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा F प्रोपोर्शनल होता है Q1 × Q2/r² के, F बराबर के Q1 Q2/r²। ये हमारा कौन सा फोर्स है, यहाँ पे कूलाम फोर्स है, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में लगता है। कि अगर इसका चार्ज क्या है, Q1 है, इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज Q2 है, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है, तो इन दोनों के गुणा के क्या होगा, प्रोपोर्शनल, दोनों के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल, और जो डिस्टेंस है उसके क्या होगा, स्क्वायर का एंटी प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इसका निशान हटाएंगे तो k कांस्टेंट होगा। यहाँ इस फोर्स को क्या बोलते हैं, कूलाम फोर्स बोलते हैं, और ये ही Na+ और Cl- के बीच में लग रहा है, या K+ और Cl- के बीच में लग रहा है। क्लियर हो गई बात। तो अगर हम देखें कि इसके अंदर अवयवी कण यानी पार्टिकल्स किस फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, एग्जांपल तुम लोगों के सामने हो चुकी
चुकी है। फोर्स किस टाइप का होता है इसके अंदर, कूलाम फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिकल अट्रैक्शन फोर्स होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा। अब देखो जब बल मजबूत है तो क्या होगा, बल को तोड़ने के लिए अट्रैक्शन फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो सीधी सी बात है, अगर हम बात करें इनकी क्या प्रॉपर्टीज की, अगर हम इनके गुणों की बात करें तो पहला गुण क्या होगा, उच्च गलनांक व क्वथनांक। उच्च गलनांक व क्वथनांक यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्यों, फोर्स जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। सेकंड चीज हम लोगों को पता है क्या, कि अगर हम क्या करें, अगर हम इसको देखें तो सॉलिड स्टेट में इनके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता, यानी ठोस अवस्था के अंदर इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। NaCl ठोस अवस्था में धारा प्रवाहित नहीं कर सकता। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें इसमें करंट फ्लो करवानी है तो करंट फ्लो करवाने के लिए हमें इसका या तो क्या होगा, गलित विलयन बनाना पड़ेगा या फिर इसका जलीय विलयन बनाना पड़ेगा, यानी कि इसकी मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट के अंदर ही करंट जो है वो फ्लो हो सकती है। जैसे अगर हमें करंट फ्लो करनी है तो हम क्या करेंगे, NaCl लेंगे, उसको क्या करेंगे, पानी में घोल लेंगे, H2O में वाटर में घोल लेंगे। घोलने पर क्या होगा, ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अगर हम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दे, एक हमने कौन सा इलेक्ट्रोड लगा दिया, प्लस का, एक क्या लगा दिया, माइनस का, तो ये जब NaCl किसमें टूटेगा, Na+ और Cl- में टूटेगा, तो ये प्लस वाला तो माइनस की तरफ मूव करेगा और माइनस वाला प्लस की तरफ मूव करेगा। तो कुल मिलाकर इसका एक्वस स्टेट, यानी याद रखना जलीय अवस्था और गलित अवस्था में ही विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगर हम ठोस अवस्था की बात करें तो NaCl में ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। सॉलिड स्टेट में करंट का कोई फ्लो नहीं होगा, या तो उसकी मोल्टन स्टेट होगी, गलित अवस्था में पानी नहीं मिलाया जाता, सीधा उसको गलाया जाता है, या फिर उसकी कौन सी एक्वस स्टेट या फिर जलीय अवस्था। तो कुल मिलाकर अगर हम इसकी बात करें तो आयनिक ठोस वो होते हैं जिनमें जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि जो आकर्षण बल लगेगा, वो कौन सा होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, या फिर जिसे क्या बोला गया था, कूलाम बल बोला गया था। इनके बीच में फोर्स यानी कि जो बल होते हैं वो मजबूत होने की वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, गलनांक और क्वथनांक होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, इनकी गलित अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में, मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट के अंदर ही इनमें करंट का फ्लो होता है। इनमें सॉलिड स्टेट के अंदर करंट का कोई फ्लो नहीं होता, धारा का कोई प्रवाह नहीं होता। तो ये हमारा क्या था, आयनिक ठोस था, बस इतना ही है, सिंपल सा। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, धात्विक ठोस। कौन सा ठोस है, धात्विक ठोस है, मेटालिक सॉलिड है। तो देखो इसके अंदर धात्विक ठोस यानी कि मेटालिक सॉलिड, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर नाम से पता चल रहा है धात्विक यानी क्या होगी, धातु। तो इसके अंदर जो क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे या फिर अवयवी कण होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे, मेटल की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, मेटल या धातु के रूप में इसके अंदर कण पाए जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या होता है, जैसे Fe हो गया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब धातु है। ठीक है, मेटल है। मेटल की नेचर क्या होती है, मेटल के अंदर एक स्पेशल टाइप की चमक होती है, एक धात्विक चमक पाई जाती है। उसमें मेटल की खुद की एक पर्सनल शाइनिंग होती है, जैसे गोल्ड की शाइन अलग होगी, कॉपर की शाइनिंग अलग होगी, सिल्वर की शाइनिंग अलग होगी। तो इनमें क्या पाई जाती है, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, यानी ये क्या करते हैं, में शाइन होती है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात क्या है, हमें पता है कि इनके क्या बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं, वायर बनाए जाते हैं। वायर बनाए जाते हैं, इसका मतलब इनमें करंट फ्लो होता
होता है, तो करंट फ्लो होता है, तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊष्मा और ताप दोनों के क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं, यानी कि बहुत अच्छे चालक हैं। हम सबको पता है कि जो तार होता है, धातु होती है, उसके अंदर हीट जो है वो बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। लोहे की रॉड को अगर हम गर्म करेंगे तो हीट एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर हो जाएगी, बहुत जल्दी मेटल क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, यानी उसमें हीट का ट्रांसफर हो सकता है। हीट के गुड कंडक्टर है वो। इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है, हमारे घर में जितने भी वायर बनाए जाते हैं सब मेटल के होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर जो है तो मेटल के हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के क्या है, गुड कंडक्टर होते हैं। तो इनमें शाइनिंग होती है, इनमें क्या होती है, इनकी वायर्स बनाई जा सकती है। हमें हम सीधी सी बात है, जब हम उसको क्या करते हैं, उनके ऊपर हथौड़े से चोट करते हैं, हैमर से जब हम उसको क्या करेंगे, पीटेंगे, तो ये क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, मतलब वही आघात वर्धनीय तन्य होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होती है, इनको खींचा जा सकता है। हमें सबको पता है मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो सारी प्रॉपर्टीज को ये क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब एक चीज और देखो, इसके अंदर जो बॉन्ड होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो किस टाइप का होगा, तो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड यानी कि इसके अंदर धात्विक बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर धात्विक बंध पाए जाते हैं। धातुओं में पाए जाने वाले बंध को, मेटल में पाए जाने वाले बॉन्ड्स को मेटालिक बॉन्ड या धात्विक बंध कहते हैं। क्लियर, समझ आ गई बात। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। अच्छा, एक चीज और देखो, इसमें क्या होता है, हमें पता है मेटल की नेचर होती है, धातु की क्या नेचर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आयन बना लेती है। मेटल की नेचर है कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने पर क्या बनेंगे, आयन बनेंगे। जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो कॉपर किसमें बदल गया, कॉपर +1 में ये बन गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी आ गया, कॉपर भी आ गया। अब मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन तैयार थे भाई, 3, तो Al ने प्लस का 3 चार्ज लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम क्या करता है भाई, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो Mg पे प्लस का 2 चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है। अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो Na+1 आ गया, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। एक और एल्यूमिनियम ले लेते हैं, तो एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, ये मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मान लो कि एक इलेक्ट्रॉनों का क्या है, समुद्र है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में क्या होते हैं, ये जो मेटल होते हैं, मेटल आयन होते हैं, ये मान लो ये इसमें डूबे हुए हैं। क्या है, जैसे क्या होता है, समुद्र के अंदर चीजें डूबी हुई होती हैं, ठीक है, पत्थर डूबे हुए हैं या कोई और चीज डूबी हुई है, तो ये मान लो कि एक इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनके अंदर ये जो धातु के आयन हैं वो इस समुद्र में क्या है, डूबे हुए हैं। और हर आयन इस समुद्र के अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, कंट्रीब्यूशन जरूर करता है, योगदान जरूर देता है। जैसे इस एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का। मैग्नीशियम ने कितने का किया है, 2 का। कॉपर ने 1 का, एल्यूमिनियम ने 3 का, इस सोडियम ने 1 का। तो ये याद रखना कि ये जो समुद्र बनता है, उस समुद्र के अंदर इन आयन ने कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन जरूर किया हुआ होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये मान लो कि ये इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र है, और उस समुद्र के अंदर क्या है, ये जो आयन्स हैं वो डूबे हुए हैं, और हर आयन ने इस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, कंट्रीब्यूशन किया है। समझ आ गई बात। तो देखो थोड़ा सा दोबारा, धात्विक ठोस यानी मेटालिक ठोस, मेटल की फॉर्म में इसमें पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, इनमें चमक, मतलब जितने भी मेटल की प्रॉपर्टीज है वो लंबे हो सकते हैं, मतलब उनके तार बनाए जा सकते हैं, वायर बनाए जा सकते हैं, उनको पीट पीट कर उनकी पतली लेयर बनाई जा सकती है, उनको थिन लेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है।
ठीक है। इसके अलावा इनमें क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इनमें मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब इनकी क्या थी, प्रॉपर्टी थी। अब लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, यानी कि कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। फिर हमारा एक क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा और हम सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो आगे क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। इसमें नॉन मेटल यानी कि अधातु। पिछला वाला जो क्या था, मेटालिक सॉलिड था, उसमें जो पार्टिकल्स थे वो मेटल की फॉर्म में थे। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो नॉन मेटल की फॉर्म में होंगे, यानी अधातु के रूप में होंगे। अगर हम बात करें इसके अंदर बॉन्ड कौन से प्रेजेंट होते हैं या अट्रैक्शन फोर्स कौन से होते हैं, तो इसमें होता है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध। कौन से बंध होते हैं इसके अंदर, सहसंयोजक बंध होते हैं। क्लियर। अब एक चीज देखो, जब भी क्या होता है अधातु, ध्यान से जाना, नेटवर्क किसे क्यों बोला जाता है, कि जब भी क्या होती है बहुत सारे अधातु, कौन से, बहुत सारे अधातु यानी कि नॉन मेटल्स जब आपस में कौन से बॉन्ड के थ्रू, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, यानी कि सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, तो जुड़कर एक जाल जैसी स्ट्रक्चर, नेटवर्क किसको बोलते हैं, जाल को, एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस बोला जाता है। कि जब बहुत सारे नॉन मेटल्स यानी अधातु आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़कर एक जाल जैसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या बनता है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस बनता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे हीरा, ठीक है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है। क्वार्ट्ज को SiO2 भी बोलते हैं। क्वार्ट्ज अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्वार्ट्ज, ठीक है। एक सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। इनके एग्जांपल्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं हीरे और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की, तो हीरे की स्ट्रक्चर में यानी डायमंड की स्ट्रक्चर में हमें पता है कि एक कार्बन जो होता है वो आगे कितने, 4 कार्बन से अटैच होता है। एक कार्बन एटम कितने, 4 कार्बन एटम से अटैच होगा, 4 कार्बन एटम से क्या होता है, अटैच होता है। तो इसके चारों के चारों बॉन्ड जो होते हैं वो क्या है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चारों की चारों वैलेंसी इसके अंदर काम में ली जाती है। जैसे अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगी, यहाँ से लगो, पहले एक लाइन खींचोगे, एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनानी है, ऐसे बन गई। इतना बनाने के बाद हमें फिर यहाँ एक और बनानी है, यहाँ एक और बनानी है। इस टाइप से बनाने के बाद यह बीच में से चलना है, बीच में से इसको ऐसे लेके जाना है, टेढ़ा नीचे की तरफ लेके आए, इतना क्लियर हुआ। अब 2 बेंजीन यहाँ बन जाएगी, एक ये रही और एक ये रही। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें, ये हमारा कार्बन एटम है, ये कार्बन है जो आगे कितने कार्बन से अटैच है, देखो एक कार्बन ये प्रेजेंट, एक कार्बन ये प्रेजेंट, एक कार्बन ये प्रेजेंट और एक कार्बन ये प्रेजेंट। तो हम बोल सकते हैं कि एक कार्बन आगे कितने कार्बन से, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीटली फिल्ड है, पूरी तरीके से भरी हुई है। इसीलिए हीरा जो होता है, डायमंड होता है, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी
का कंडक्टर नहीं है, विद्युत का चालक नहीं है, इट इज अ नॉन कंडक्टर। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। हमें पता है डायमंड की स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, हार्ड होती है। अगर मैं बात करूं किसकी, ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में हमें पता है कि एक कार्बन आगे कितने कार्बन से, 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। कितने कार्बन से, 3 कार्बन एटम से अटैच होता है, तो इसकी चौथी वैलेंसी जो होगी वो फ्री होगी और इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रक्चर्स डायग्राम हमें बनाना है, डायग्राम हमें पता होने चाहिए। अगर हमें बिल्कुल इसका सिंपल सा डायग्राम बनाना हो तो इसका बिल्कुल सिंपल डायग्राम क्या है, एक कार्बन है, ये आगे 4 कार्बन से अटैच है, ये हीरे के स्ट्रक्चर में होता है। लेकिन हमें बड़ी स्ट्रक्चर बनानी है क्योंकि अब 10th में 12th के अंदर आ गया। अब देखो आगे क्या बात कर रहे हैं हम, ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर के अंदर क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, एक ऐसे नीचे ले जाओ, 2 इधर साइड आ जाओ, 3। अब ऐसे ही नीचे करना है, इसके नीचे ऐसे बनाना है। ठीक है, 1 2। ग्रेफाइट के अंदर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं लेयर्स की फॉर्म में हमें इनको बनाना है। तो इस तरीके से ये जो है ये लेयर्स एक दूसरे पर क्या होती रहती है, फिसलती रहती हैं। ये लेयर्स एक दूसरे पर क्या होती रहती है, फिसलती रहती हैं, इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है, लुब्रिकेंट्स की फॉर्म में, यानी कि स्नेहक, ड्राई लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट्स यानी शुष्क स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जा सकता है। तो ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर हो गई। तो अब तक हमने क्या देखा कि कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन मेटल होती है, यानी कि अधातु होती है। इनके अंदर बॉन्ड कौन से प्रेजेंट होते हैं, कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजक बंध प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड। एक बात याद रखना कि इस सारे क्लासिफिकेशन के बाद बुक के अंदर एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में उसके सारे एग्जांपल्स हैं, सारे के सारे बॉन्ड हैं, उसके अंदर कण किस रूप में पाए जाते हैं, पार्टिकल्स किस फॉर्म में है वो भी बताया हुआ है। तो उस टेबल को हमें क्या करना है, होमवर्क के तौर पे पूरा नोट करना है, अच्छे से नोट करना है, अच्छे से याद करना है। उसका कभी भी एग्जाम्पल्स का तुमसे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो टेस्ट भी लिया जाएगा। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से याद करो, डेली होमवर्क नोट करो, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हें अच्छे से हमें सॉल्व करना है और डेली की डेली वीडियोस हम डालते रहेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत